नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की पहली और सीधे सूचना आपको मिले। आइए स्वागत करते हैं मंजरी जी का। मंजरी जी बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी जैसा आपको पता है कि मार्च जो आने वाला है, उसमें लाल आतंक यानी नक्सली आतंक, हालाँकि नक्सली शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसका तुक भी नहीं बनता, इसलिए कि जिस बंगाल के नक्सलवाड़ी से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ, तो वो प्रारंभ में एक सकारात्मक आंदोलन था, शोषण के खिलाफ एक आंदोलन था, आम जो पीड़ित लोग थे उनका आंदोलन था। ये अलग बात है कि समय के साथ इसका वामपंथियों ने वैचारिक रूप से अपहरण किया और अपहरण करने के बाद इसको एक बिल्कुल नकारात्मक शब्द बना दिया। मैं माओइस्ट कहना पसंद करता हूँ नक्सलियों को, और माओवादी इनके मूवमेंट का नाम है। ये माओइस्ट हैं, चाहे वो शहर में हो, चाहे ये जंगलों में हो। इनका खात्मा हो रहा है और ऑफिशियली 1 करोड़ के इनामी नक्सली, अब नक्सली मैं भी कहता हूँ, लेकिन डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मज्जी ने सरेंडर किया, इसके पूरे गिरोह ने सरेंडर किया, और आज जब मैं ये बात मंजरी जी आपके साथ कर रहा हूँ, तो ऑफिशियली आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनको नक्सल मुक्त मान लिया गया है। इक्के-दुक्के बने हैं, बचे हुए हैं, और उनका भी सरेंडर होना प्रारंभ है। जो सरेंडर नहीं किए उन्हें निपटाया जा चुका है। जो सरेंडर कर रहे हैं उनके पुनर्वास और बाकी चीजें, और जो क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ हैं हत्याओं के, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बलों के हैं, वो मुकदमे चलेंगे। तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किए हैं, जो उन्होंने लाल आतंकवाद के जरिए हत्याएं की हैं हमारे जवानों की, चाहे वो सिविलियंस आदिवासियों की, उनके खिलाफ वो केसेस चलेंगे। पहली चीज ये साफ होनी चाहिए। दूसरा, बहुत से ऐसे मजबूर आदिवासी युवक भी रहे जो छोटी उम्र में वो निकल के इनके कब्जे में चले गए, तो वो खुद अपनी वापसी कर रहे हैं और वो बेहतर तरीके से अपना पुनर्वास कर रहे हैं। थोड़ी-सी ढील ऐसे मामलों में दी जाती है। ये हमने उल्फा के माध्यम से देखा, जब एक नई प्रजाति असम में दिखाई देती है। मैं जब असम में था, तो उल्फा बनाम सुल्फा, सल्फा का मतलब सरेंडर्ड अल्फा को वहाँ सल्फा कहा जाता था, और उन्हें राशन की दुकानें, उन्हें अल्कोहल की लाइसेंस जो दुकानें हैं वो दिया जाता था, और इस तरह के कई परमिट भी दिए जाते थे। निश्चित तौर पर ये पुनर्वास होता है, अदरवाइज ये वापस चले जाते हैं। अब दर्शक आप चौंकेंगे कि आज हम चीता और लकड़बग्घा लेके क्यों बैठे हैं आज की इस चर्चा में। सवाल हमेशा ये होता है, और लगातार ये शंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि एक ऑपरेशन के तहत एक सरकार आई है जिसने चाहा, जिसने कमिटमेंट किया, और उस कमिटमेंट को वो लगातार पूरा कर रही है, इन्हें जड़ से मिटा रही है। लेकिन क्या गारंटी है कि ये फिर से वापस फल-फूल नहीं जाएँगे? आपको सबको पता होगा कि ये जंगलों में, चाहे वो बस्तर का एरिया हो, चाहे आंध्रा के जंगल हों, चाहे जहाँ भी ये नक्सल इलाका प्रभावित है, वहाँ ये सड़कें नहीं बनने देते। क्यों? क्योंकि सड़क बनेगी, विकास होगा, और विकास होगा तो इनको रहने लायक जगह नहीं मिलेगी, ये आदिवासियों को भड़का नहीं पाएँगे। ये अस्पताल उड़ाते हैं, ये स्कूल उड़ाते हैं, क्योंकि आदिवासी अगर पढ़ लिख गया तो निश्चित इनके बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन आखिर और क्या इंतजाम किए जा सकते हैं इनके पुनर्वास और वहां पर सड़कें, ये आज क्यों उजड़ रहे हैं? क्योंकि बस्तर के डीप इलाकों में, आंध्रा के डीप नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें पहुंच गई हैं। और मैंने प्रारब्ध के इसी मंच पर मंजरी जी, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके डायरेक्टर रिटायर्ड श्रीवास्तव साहब से बात किया। उन्होंने बताया कि अपने सर्विस के दौरान 4 साल उन्होंने नक्सल प्रभावित एरिया में सड़कें बनाई हैं। आप सोचिए, बीआरओ के जरिए सड़कें इस सरकार ने 2014 के बाद बनवाया, और यही वजह है कि एक्सेस जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, नक्सलियों का अब खात्मा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आदिवासी भी उनके चंगुल से मुक्त होना चाहते हैं। अब सरकार ने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं। उन जंगलों को अगर हम ऐसे जानवरों से आच्छादित कर दें, चीते की योजना हमारे यहाँ आपने देखा ही, हालाँकि उसका बड़ा मज़ाक उड़ाया गया। ख़ैर, भारत में शौचालय बनवाने का मज़ाक उड़ाया गया, तो फिर चीतों का मज़ाक कैसे नहीं उड़ाया जाएगा। लेकिन अगर इन सघन जंगलों को, जहाँ आबादी नहीं है और जिनका उपयोग ये नक्सली करते रहे इतने तमाम दशकों तक, अगर उसे जानवरों से आच्छादित कर दिया जाए, तो ये योजना कैसी है?
मंजरी जी इसके बारे में डिटेल लेके आए हैं कि क्या ये सिर्फ फितूर है या वाकई जमीन पर भी ऐसा कुछ है। मंजरी जी ओवर टू यू प्लीज। जय सिया राम। ये फितूर नहीं है, इसके पीछे की सारी मेंटालिटी ये है कि आप जहाँ जाएंगे ढूंढेंगे, आपको समय लगेगा, लेकिन जानवरों में सूंघने और बरामद करने की क्षमता प्राकृतिक रूप से बहुत विकसित होती है। अ, अच्छा, अभी जब लेटेस्ट ये नक्सल उन्मूलन आंदोलन चल रहा था, तब ये पता लगा कि एकदम से ये जंगल में जाके गायब हो जाते हैं। इनकी जगह-जगह ट्रेंचेस बनी होती हैं, जिसके अंदर ये चले जाते हैं, तो सुरक्षा बलों को ये पता नहीं लगता, वो खोज के और असफल होकर के वापस आ जाते हैं। पर अगर आप ऐसी जगह पर चीते, लकड़बग्घे, जहाँ भालू की जगह है, वहाँ भालू, रीछ और ये तरह-तरह की लोमड़ी वगैरह, ये या फिर जो है जंगली सुअर छोड़ दें, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रेंचेस को, ह्यूमन स्मेल को अच्छी तरीके से सूंघ करके ये वहां चले जाते हैं। आप कुत्ते लेकर के जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि आप स्निफर डॉग्स लेके चले जाइए, तो कुत्ते आप लेकर के जाएंगे एक लिमिटेड पीरियड के लिए। चीता तो आजाद है, शेर तो आजाद है, वो झुंड में चलता है। अगर तुमने उसको मारा तो तुम्हारा निशान मिलेगा, और नहीं तो वो तुमको मारेगा, तो तुम्हारा निशान बनेगा। तो जंगल जो अभी तक इनके लिए एक सुरक्षित हाइड आउट्स हैं, वो हाइड आउट्स निकल जाएंगे, और हाइड आउट्स निकल जाने के कारण इनके ऑपरेशंस को बहुत चोट पहुंचेगी। क्यों? गांव में कोई ना कोई व्यक्ति बता सकता है। ओके। और जंगल में आप जाकर के छुपेंगे, इनके कहीं इंटीरियर जंगल में ऐसी जगह वो कैंप वगैरह होते हैं जहाँ पे इनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो कुछ नहीं, आप जानवरों के पैटर्न से भी पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और सरकार ने बहुत अच्छी की है, कोई कोई जानवर ऐसा होता है जिसके ऊपर जियो टैगिंग होती है, तो उसके जो है मूवमेंट से भी आप पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर है, क्या है। एंड जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, वो ये पता लगा लेते हैं कि आपका टैग कैंप कहाँ कहाँ हो सकता है। आपने यही चीज काफी हद तक लाल चंदन की तस्करी करने वाला कौन था, नाम इस समय याद नहीं आ रहा। वीरप्पन। वीरप्पन, हाँ। उसको, भाई वो छुपा नहीं था जंगल में, वो आराम से रह रहा था, लाल चंदन की तस्करी कर रहा था, और उसका कमीशन सबको जा रहा था। ये बड़ी महंगी लकड़ी थी और ये उसका पूरा एक इकोसिस्टम था। वैसे ही आज जो ये माओवाद चल रहा है, इसका पूरा एक इकोसिस्टम है। ये जब जाते हैं कंपनीज को थ्रेटन करते हैं, तो कंपनी से उगाही करते हैं। भाई इनके पास अगर लेटेस्ट वेपन है, ड्रोन है, सर्वेलेंस सिस्टम है, इंटरनेट है, तो इनके अच्छे संबंध हैं विदेशियों से। और आप देखिएगा, कभी-कभी इनकी आईएसआई से और इन सब चीज़ों से, लश्कर वगैरह से डील्स होती रहती हैं, हथियार मिलते रहते हैं, और ऐसे नहीं चल रहा है ये मूवमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ 50 सालों तक लड़ सकते हैं, तो आपको विदेशी सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, लड़ाई शुरू हुई थी स्कूल के लिए, तो भाई साहब आपने बंदूक खरीदी, एक भी स्कूल नहीं बनाया। लड़ाई शुरू हुई थी सड़क के लिए, तो आज जब मोदी सरकार बनवा रही है, तो तुम उड़ा क्यों रहे हो? भाई इनिशियली तो इनकी किताबों में यही लिखा था कि हम सरकार के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं ये इनका ढोंग है। अगर ऐसी कोई किताब किसी के नजर के सामने से गुजरी है तो ये ढोंग है। मैं इनकी अतड़ियां जानता हूं। मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं काम भर के इनकी अतड़ियां जानता हूं। इनका मोडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों। ये सड़कें न बनने देते थे, बनी हुई सड़कों को डायनामाइट लगा के उड़ाते हैं। ये स्कूल को उड़ाते हैं ताकि शिक्षा न हो। ये हॉस्पिटल्स को उड़ाते हैं ताकि अभाव बना रहे, और ये तेंदू पत्ते की लड़ाई एसी कमरों में बैठ के करते रहें और आदिवासियों को तेंदू पत्ते में ही अपना जीवन समेट लेने थे। आप इनका मोडस ऑपरेंडी समझिए। इन्होंने विकास नहीं होने दिया। इन्होंने कब मांगा स्कूल, इन्होंने कब मांगा सड़क? इन्होंने सड़कों को तोड़ा है, स्कूलों को खत्म किया है, हॉस्पिटल्स को खत्म किया है। यहां तक कि मैं उन बस्तर के इलाकों में गहरे से जाके आया हूं, सालों पहले जाके आया हूं। आज भी मेरे मित्र उस इलाके में रहते हैं। मंजरी जी, मैं आपको बताऊं, ये केवल पाखंड करते हैं। महिलाओं का जितना शोषण ये पार्टियां करती हैं भर्ती करने के बाद, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे खुद महिलाओं का शोषण हो, और उसके बाद एक दूसरे से शादी कराते हैं। शादी कराने के नाम पर भी ये लड़कियों का शोषण करते हैं। ये है इनकी स्थिति। तो इन्होंने कभी किताब, स्कूल, शिक्षा, विकास मांगा ही नहीं।
ये चाहते थे कि विकास ना हो। आज इनका खात्मा इसलिए ही संभव हो पा रहा है कि 2014 के बाद चाहे आप सुकमा चले जाएं, बस्तर के और इलाके चले जाएं, मझिमाड़ी चले जाएं, इन तमाम इलाकों में मैं नाम फेरिस्त गिना सकता हूं। वहां सड़कें पहुंची हैं, वहां आंगनवाड़ी सेंटर खुले हैं, वहां पर हॉस्पिटल और स्कूल ये खुल रहे हैं। इसलिए इनका ये सारा तिलिस्म टूट रहा है। जी। यही मैं बताने जा रही थी कि किताबें ये जो छपवाते हैं, जो ये स्टूडेंट्स में बांटते हैं, क्योंकि ऐसी एक किताब मेरे पास भी आई थी और मुझे ये लग रहा था कि इनको डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। वो बात अलग है कि माँ मेरी संघ से जुड़ी हुई थी तो न हकीकत पता लग गई। बट ये जो लिटरेचर ये लेकर के एक कॉलेज स्टूडेंट के सामने आते हैं, वो बहुत बढ़िया साइकोलॉजी ट्विस्ट करने वाला लिटरेचर होता है जो हम लोगों को मिला था। तो द थिंग इज कि जिस चीज के लिए लड़ रहे थे बाद में मतलब वो उसी से भटक गए और स्टेट के जैसे वो 56 जो सीआरपीएफ के जवान थे जिनके मरने के लिए इन्होंने जश्न मनाया था, उस मतलब ये कह लीजिए निकृष्टता पे ये पहुंच गए हैं। और इसी के कारण जो है, चाहे आध्यात्मिक संस्था हो या कार्यपालिका हो या फिर न्यायालय हो, इनके समर्थक हर जगह थे। चाहे लिटरेचर फेस्टिवल्स हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, इनका समर्थन हर जगह से हो रहा था। वो समर्थन भी बंद हुआ, इनकी एक्टिविटी भी बंद हुई और अब जो है नेचुरल फोर्सेस तक का सहारा सरकार ले रही है सो दैट इनको खत्म किया जा सके। देखिए खाली एक चीज नहीं है, इनको पेमेंट चाहिए तो ये ड्रग्स की एक ऑर्गेनाइज तस्करी में भी ये बिजी रहते हैं। तो जब आप नक्सलवाद तोड़ते हैं तो आप ऑल इंडिया परमिट तोड़ देते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ऑर्गन ट्रेडिंग का, हथियारों की सप्लाई का, जंगल में बसे हुए हाइड आउट्स का, जो ये इलीगल रोहिंग्या वगैरह आते हैं और ये पूरा मतलब कहीं से क्राइम करके कोई व्यक्ति आया और उसको छुपने के लिए कहीं जंगल में जगह चाहिए, तो ये सब चीजें नक्सलवाद की आड़ में पहुंच रही थी। प्लस हमारे रिसोर्सेस को, हमारी इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा था कि अगर आप कहीं कोयला निकालने जाएंगे तो आपको नक्सलियों को जो है देना पड़ेगा कमीशन, वरना वो आपके वर्कर्स को, आपके लोगों को, अधिकारियों को वो मार देंगे। तो ये जो पूरा एक आपको ग्रोथ के लिए अपने ही संसाधनों पे भौतिक अधिकार के लिए आपको नक्सलवाद से लड़ना पड़ा था। और इसके लिए जो है सीआरपीएफ है, होम होम मिनिस्ट्री है और जो भी है, जहां बीएसएफ की जरूरत है, कहीं पीएसी की, जो जिस जिस पुलिस फोर्स की जरूरत है, सब कुछ लगाई गई और साथ में जो है चीते लकड़बग्घे इन सबका सहारा लिया जा रहा है ताकि इनके जो नेचुरल हाइड आउट्स हैं, अभी अगर 3 दिन तक ये किसी ट्रेंच में नहीं है तो वहां जाके कुछ नहीं तो एक सांप ही बैठ जाएगा उसको। तो वो उनके लिए नॉन प्रॉफिटेबल एक चीज हो गई, उसको वो रिहैबिटेट नहीं कर सकते। इसके कारण ये एक बहुत अच्छी ट्रिक साबित हो रही है और इसीलिए चीतों के आने का मजाक बनाया गया था और बीच में इन लोगों ने कोशिश भी किया था कि चीते खत्म हो जाएं, लेकिन एक सफलता सरकार ने अपनी मतलब बहुत विनम्रता से, किसी को पता भी नहीं लगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ चीतों के आने से वो जो इकोलॉजी बैलेंस होती है, वो सारी चीजें तो साइडलाइंड है, बट बेसिकली ये जो हमारी एक कॉम थी। अच्छा, इसके साथ क्या है, अब आदिवासियों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी और उनका विकास भी आसान हो जाएगा और उनके हिसाब से जंगलों में जैसे तेंदुआ पत्ता है या बहुत सारी औषधि वो वहां उगाते थे, ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। आदिवासियों को जो नुकसान पहुंच रहा था जिहाद के तौर पे, ये कैसे है, बांग्लादेशी आते थे, आदिवासी कन्याओं से जिनके पास जमीन वगैरह होती थी उनसे विवाह करते थे। उसके बाद फिर उस वो लड़की खत्म, उसका पूरा परिवार खत्म और मियाँ भाई के पास जमीन वगैरह सारी चीजें हैं। तो एक इस चीज के ऊपर भी ये जो लैंड जिहाद था और लव जिहाद आप जो भी कह ले, इससे भी मुक्ति मिल रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एक्सेस मिलता जा रहा है सरकार को डीप पेनिट्रेटेड जंगल्स में। तो नक्सलवाद का खात्मा एक शुभ संकेत है और इसमें हमारे चीताओं और शेरों की भी एक भूमिका है। जी। बिल्कुल सही। और सिर्फ इतना काम नहीं हो रहा है दर्शकों, कि ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और आदिवासियों के बच्चों की ही एक बाकायदे एजेंसी बनाई गई, उसमें वही रिक्रूट होते हैं
क्यों? क्योंकि वो लोकल्स को जानते हैं, लोकल रास्तों को जानते हैं, मोडस ऑपरेंडी जानते हैं, तमाम ऐसे ठिकाने जानते थे। तब आज ये सफलता मिली है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सिल्वा महाराष्ट्र जुडूम। ये नक्सल प्रभावित मुक्त घोषित किए गए हैं ऑफिशियली। ये तब हुआ है। और आपको बताऊं, शेर, चीते, लकड़बग्घे तो छोड़ दीजिए, शहरों में बैठे हुए शहरी नक्सली और अर्बन। शहरी माओइस्ट, उनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि नक्सली कंट्रोल करने के लिए कोई कार्रवाई रोहतक में चल रही है? नक्सली फंडिंग के मामले में एनआईए कार्रवाई कर रही है और उस लड़के का नाम है, एमडीयू का छात्र है और उसका नाम है प्रियांशु कश्यप। नक्सली फंडिंग पर रोहतक तक में कार्रवाई कर चल रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इनके नेटवर्क को सिर्फ जंगलों में ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। और एक चीज हमने बहुत पहले से, मझीमाड़ा में गया, वो उस समय भी कभी मध्य प्रदेश चलाती थी कि भाई सरेंडर करो, जब इन्हें पैसे की जरूरत होती थी तो ये गजब का कांग्रेसी इकोसिस्टम और सरकारों से इनका गठजोड़ था। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या करते थे, अगर इनको 2-4-5 लाख रुपए की जरूरत जब होती थी तो ये सरेंडर का ड्रामा करते थे। लोकल विधायक, लोकल जो कांग्रेसी लीडर होता था उससे इनकी डील होती थी। और चूंकि नक्सल सरेंडर की योजना आज से नहीं है, आदिकाल से चल रही है। और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेसियों ने अपनी पूरी लाइन नेताओं की वो समाप्त करा ली, वही हिड़मा जो मारा गया है, जिसके लिए आज इनके आंखों में बहुत पानी बह के आता है। तो ये डील करते थे और डील में क्या होता था कि सरेंडर दिखाया और 2-4 लाख रुपए मिल गए पुनर्वास के नाम पर, और उसके बाद धीरे से वो फिर वापस 1-2 साल बिता के और मानवीय आधार पर छूट के और फिर जंगल में वापस चले जाते थे। आप सोचिए, हथियार कभी भी, इस सरकार ने भी जब सरेंडर शुरू किया है तो इन्होंने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी थी। ये बिना हथियार के सरेंडर करते थे। 99.99% बिना हथियार के सरेंडर, जो सेनाओं से, अर्धसैनिक बलों से ये जो इंसास से लेके और तमाम चीजें लूट के ले जाते थे, ये सरेंडर नहीं करते थे। ये अपने दूसरे काडर को सौंप के चले आते थे। लेकिन शुरुआत के 1-2 सरेंडर में इस बार भी इन्होंने ये नाटक किया, लेकिन सरकार ने पकड़ लिया, एजेंसियों ने पकड़ लिया। बोले ना, ऐसे सरेंडर नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसे सरेंडर। तुम्हें असलहों के साथ सरेंडर करना पड़ेगा। और अभी कल जो सरेंडर हुआ है 8 तारीख को, जिसके बाद रामजी मज्जी नाम है उसका, आप सोचिए क्या क्या सरेंडर हुआ है। साथ में 12 माओवादियों ने सरेंडर किया है। AK-47, 30 कार्बन इंसास राइफल है, 303 SLR, ये सारे अब बल्क में हथियारों के साथ इनको सरेंडर करना पड़ रहा है। एक पति पत्नी ने एक साथ सरेंडर किया, आप कल्पना कर सकती हैं? 35 लाख रुपए के इनामी दोनों, और ये आराम से गृहस्थी बसा रहे हैं, अपना जीवन, आदिवासियों का जीवन खतरे में डाल के, उनको बर्बाद करके, उनकी सड़कें, उनका अस्पताल, उनका तमाम चीज छोड़ के। और ये जेएनयू में बैठे हुए, ये खान मार्केट गैंग, और ये लुटियन में बैठे हुए, ये यूनिवर्सिटियों में कभी प्रोफेसर के नाम पर, अभी वो रिटायर हुई है उसके नाम पर जलसा, ये कमर मटका मटका के हमें चाहिए आजादी। आपने बिल्कुल सही कहा, इनका इस्लामियों के साथ, आप देखिए चिकन नेक वाला, वो दोनों, जिसको सरजिल इमाम और वो दूसरा है, जमानत नहीं मिल रही है, आज ये हाय हल्ला कर रहे हैं। तो ये एक डिफेंसिबल। साथ ये नेटवर्क ध्वस्त किया गया है, शहर में, यूनिवर्सिटीज में, नई दिल्ली में, महानगरों में, अलग अलग आईआईटीज में। और आप उसका एक उदाहरण देख रहे हैं कि रोहतक में भी नक्सली फंडिंग के, सिर्फ रोहतक एक उदाहरण है, आपके आसपास कार्रवाइयां चल रही हैं। बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बोलना अच्छा नहीं होता है क्योंकि कार्रवाई ऑनगोइंग है, बहुत खबर है हमारे पास। इसलिए अब ये समेकित, और यहां तक कल्पना कि कभी भविष्य में ये पनप ना पाए वापस, तो शेर, चीते और लकड़बग्घे छोड़ दो। हालांकि इनके ऊपर तो जंगली कुत्ते छोड़ने लायक है। और जबकि मैं तो ये कहता हूं कि चूंकि कांग्रेस ने भी वही भाषा अपना ली है, तो कुछ कांग्रेसियों को भी, क्योंकि काफी स्किल्ड हैं इस मामले में, भौं के मामले में, तो उनको भी छोड़ देना चाहिए। मंजरी जी, क्या अब आप, हम ये कल्पना या थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि अब इनका ये अंतिम विनाश है और ये अब दोबारा नहीं पनपेंगे? देखिए, मार्च 26 तक की डेडलाइन है। कांग्रेसी छोड़ देंगे तो ये वापस पनप जाएंगे, क्योंकि कांग्रेसी इकोसिस्टम ने ही इनको जिया के रखा हुआ था। एक जो बहुत खूबसूरत चीज है, विलेज डिफेंस कमेटी धीरे धीरे सरकार जगह जगह बना रही है। सलवा जुडूम नाम का एक
कैंपेन चलाया था जिसमें विलेजर्स को जो है ये अच्छी तरीके से ट्रेन करते थे कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और वो माओवादी के ऊपर बहुत अच्छा प्रहार था। क्योंकि ये आपने अगर वो बुड्ढा इन अ ट्रैफिक जैम मूवी देखी है तो उसमें इसे बिल्कुल क्लियर कट बताया हुआ है कि किस तरीके से ये बच्चों को उठा करके ले जाते थे, और वो सब काफी रियल टाइम पिक्चर है उनकी। हालांकि और हाँ। मैंने विवेक भाई के साथ ही बैठ के उनकी ये फिल्म देखी थी दिल्ली में। एक चीज आपको बताऊं, सलवा जुडुम का आपने नाम ले लिया, दर्शक आप सोचेंगे कि मैं बार बार टोक रहा हूं, क्योंकि बातचीत है, ये सवाल जवाब हम नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर मेरे नॉलेज में है तो मैं आपके साथ, मंजरी जी के साथ शेयर कर रहा हूं उसको। सलवा जुडुम कांग्रेसी इकोसिस्टम ने, आपने जितने सकारात्मक ढंग से इसको बताया ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था। लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम में सलवा जुडूम ने बहुत से ऐसे आदिवासी बच्चों को मजबूर कर दिया इन नक्सलियों के पास जाने में, क्योंकि ये एक नया नेटवर्क चलाना शुरू कर दिए थे। क्योंकि कांग्रेसी तो वही सबको, सब खाओ, सब उजाड़ो, सब पटाओ। तो आज सलवा जुडूम अगर ईमानदारी से कहा जाए तो कागज पर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने ये महसूस किया है, मुझे मालूम है कि सलवा जुडूम ने वाकई इसमें नेगेटिव भूमिका भी निभाई है। लेकिन अब इसको ईमानदारी से करने का अगर प्रयास हो रहा है तो ये अच्छी बात है जी। देखिए, यही बैंक, वही कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इन्हीं बैंकों को जो है किस हालत में एनपीए पे पहुंचा दिया था। तो ये तो डिपेंड होता है ना कि राजा कैसा प्रजा को वैसा ही चलना पड़ता है, बात अलग है। बिल्कुल। बट जो कॉन्सेप्ट जो है विलेज डिफेंस कमेटी का, सलवा जुडूम का, ये सारा ये नक्सलवाद पे प्रहार के लिए बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहा है। और अब गवर्नमेंट वहां की चीजों को देख करके लोगों के साथ एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर रही है, और ये ताकि भविष्य में इनके साथ कोई ना जाए। और देखिए, अभी प्रैक्टिकली मोदी गवर्नमेंट ने हर अपने आखिरी नागरिक को, जिसे कहते हैं, हर चीज दे रखी है। उसे कपड़े और बिस्तर तकिए के अलावा मेरे ख्याल से किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सरकार से मिल रहा है। सो ईज ऑफ लिविंग जिस तरीके से जा रहा है, फिर जगह जगह ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज वगैरह लगा करके उनको काम देना, उनको ट्रेन करना, ताकि भारतीय नागरिक को अभाव के कारण अपराध का रास्ता ना लेना पड़े। इसके लिए हम्म। बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद डेमोग्राफी चेंज के लिए बोल चुके हैं, और जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं वो अभूतपूर्व है। आप केवल हेमंता बिश्व शर्मा को देख लीजिए, असम की वो डेमोग्राफी अगले 10 साल में बहुत पॉजिटिवली चेंज कर देंगे। तो बिल्कुल। उसके साथ ही आप जिस तरीके से उल्फा वगैरह कह रहे हैं, इनकी जड़ें इसीलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के ये लोगों को तैयार करते थे, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, पेपर पे ही थी, बट वो आइडियोलॉजी का ग्राउंड ही खत्म कर दे रहे हैं, ताकि आप किसी तरीके से इनको वैचारिक सपोर्ट ना दे सके। और कपिल ये सिब्बल बात आज भी, कल भी गए थे इसके शर्जिल इमाम के लिए, क्यों टेररिस्ट नहीं है, बेचारा एक भटका हुआ स्टूडेंट है, उसने केवल कुछ लाइनें ही अरे तो बहुत बोली देख थी। लिया वैसे भटको वालों को, इनको अब हाँ। भटका भटका तो के। अब ये जैसे गौतम नवलखा वगैरह थे, हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, और किस बात वो प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रच रहा था, और उसको कहा था कि ही इज हार्मलेस, वो काफी एजेड हो गया है। तो द थिंग इज कि ये जो आइडियोलॉजी कवर है ना, उसको भी ब्लो किया है बहुत अच्छी बिल्कुल। तरीके से। क्योंकि जंगल में जो लोग हैं सशस्त्र, उनको सपोर्ट करने के लिए शहरी माओवादी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तो हम्म। अब हम्म। आप बड़ी बिंगी बिंदी गैंग को भी नदारद पाएंगे, और वो झोला छाप ये सब की, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, कच्छ, हाँ, कच्छ में जो है नर्मदा का पानी पहुंच जाए तो ये क्या नाम था, मेधा पाटकर, आमिर खान के साथ वहां पर जो है इकोलॉजी प्रोटेक्शन में, मतलब इंसान मरता है तो मर जाए और पानी ना पहुंच पाए, कोई बात नहीं, और वो ये जो है इनका आंदोलन पुराना। में बैठ, ये सब चीजें चल रही थी ना। तो अब वही सारे जो इकोसिस्टम था हम्म। उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं। ठीक। मार्च 26 तक की डेडलाइन है, और उसके बाद आप देखिएगा कि फिर इससे जो है, ये बांग्लादेशी आज क्यों भाग रहे हैं, कि इनको मालूम है जो इनका सेफ हेवन था ना, जंगल, वो जंगल खत्म हो रहे हैं। और अब उसके अरे ऊपर जिस जंगल तरीके खत्म से करा देंगी तो फिर कैसे चलेगा? वो जंगल इनके सेफ हाउस के तौर पे खत्म हो रहे हैं, उनके प्लीज हो। मेरे यार। ओके। ओके। ओके।
जंगल जंगल की तरीके से रहेगा, बट इनके लिए एक सेफ हाउस नहीं रहेगा। और वो बिल्कुल कायदे से जो है, इनकी जो लाइन और नेटवर्क है ना, कि बंद बसें चल रही हैं और उसकी कोई चेकिंग नहीं कर रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। तो ये सारा जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ये सब चीजें तोड़ी जा रही हैं। तो बिल्कुल पूरा नेटवर्क, इनके आधार कार्ड, सब चीजें, मतलब बिल्कुल जैसे-जैसे बिल्कुल कोई भी पॉइंट निकल के आता है, मोदी सरकार तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही कर लेती है, जो उनको रूल्स मॉडिफाई करने होते हैं, नए रूल्स बनाने होते हैं। इतना प्रोएक्टिव होकर के चल रहे हैं, तो वी विल सी कि ये कभी दोबारा राइज़ अप नहीं कर पाएँगे। आर्म्स अगेंस्ट बिल्कुल ठीक स्टेट बात। वैसे भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, चाहे आप कलम उठाइए या चाकू, बात तो एक ही है। और सच है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम इसमें खुद शामिल थी। इच्छा शक्ति तो छोड़ दीजिए, इनके लिए व्यापार था, इनके लिए नेटवर्क था। और आज ये सब कुछ संभव इसलिए हो पा रहा है कि अब वो मानसिकता बदल गई, वो सरकारें बदल गई। इसलिए चाहे वो लाल आतंक हो, चाहे हरा आतंक हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, आतंक की जगह अब भारत में नहीं है। अब क्यों न छोड़ दिया जाए इन नक्सलियों, माओइस्टों, लाल आतंकवादियों पर। मैं तो एक बार फिर कहूंगा साहब, पुनर्विचार कीजिए। ये चीते वगैरह तो आप छोड़ रहे हैं, वो सब प्लानिंग करते रहिए। जंगल भी समृद्ध होंगे, लेकिन उसी के साथ इनके ऊपर जंगली कुत्तों को छोड़ दीजिए। वो झुंड में शिकार करते हैं जंगली कुत्ते, ये इसी के पात्र हैं, लाल आतंकवादी। तो मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, इन्हें शेयर भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ में आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये क्या है, बहुत बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो मुझे यानी अवनीश और मंजरी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।